हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एचटेट के लिए यहाँ पर हमारी क्लासेस चली हुई है। साथ ही ये जो क्लासेस है आपकी वो सीटेट और आपका जो रीट एग्जाम जनवरी में होने वाला है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी सीरीज यहाँ पर चली हुई है वो लैंग्वेज पेडागोजी यानी कि आपकी हिंदी और इंग्लिश का जो शिक्षा शास्त्र है, जो पेडागोजी है, उसकी सीरीज मैंने आपके लिए चलाई हुई है। सो काफी कुछ दो चार टॉपिक्स मैंने आपके साथ पहले से डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें लैंग्वेज स्किल्स को, भाषा कौशल क्या होते हैं उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, भाषा अधिग्रहण और अर्जन को डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, भाषा शिक्षण के सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। अब जो आज के लिए मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए वो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लेकर के आई हूँ। भाषा को आप किस तरीके से पढ़ाते हो, जब उसके लिए आप कौन से सिद्धांतों का आप इस्तेमाल करते हो। बिकॉज क्वेश्चन जो है आपके पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है, मैगजीन से भी पूछ लेते हैं और आपसे ये भी पूछ लेते हैं कौन सा आपका प्रिंसिपल है और कौन सा आपका प्रिंसिपल नहीं है। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल होते क्या है, जो सिद्धांत है वो क्या होते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ये बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, जो टीचर को जो है एक मार्गदर्शक प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि वो किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से बच्चों के सामने चीजों को प्रेजेंट करेगा। और बात अगर आ जाती है लैंग्वेज टीचिंग की, भाषा शिक्षण की, तो जब भी भाषा को सिखाएगा कोई भी टीचर, जब भी भाषा शिक्षण की बात आएगी कि तो कौन कौन से तरीकों से हम करवा सकते हैं, कैसे इफेक्टिव तरीकों से करवा सकते हैं, तो ये हमें कौन बताते हैं, ये हमें ये प्रिंसिपल्स बताते हैं। तो कुछ 12 प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी, एक एक को अच्छी तरीके से समझेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं 1 के साथ। और इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो पेडागोजी होती है आपकी वो सेम होती है, हिंदी की हो चाहे और इंग्लिश की हो, सिर्फ मेथड आपके इधर उधर हो जाते हैं। तो ये क्लासेस भी आपकी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी की मैं सेम लेकर के आई हूँ। इसके बाद जो क्लास आएगी वो सेपरेट आएगी, इंग्लिश पेडागोजी की अलग आएगी और आपकी हिंदी पेडागोजी की अलग आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको इंग्लिश का इंग्लिश में और हिंदी का हिंदी में लिख दिया है। तो इंग्लिश वाले हिंदी को इग्नोर नहीं करेंगे और हिंदी वाले इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज ये आप सभी को पता है कि इंग्लिश की पेडागोजी आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछी जाएगी और जो हिंदी की पेडागोजी है वो आपसे हिंदी की ही लैंग्वेज में पूछी जाएगी। स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल के साथ, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन जो होती है, अभी प्रेरणा जो होती है वो क्या होती है भाई, प्री रिक्विजिट होती है। जब हमने सीडीपी के अंदर आपका ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, सीडीपी के अंदर जब पढ़ा तो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, प्री रिक्विजिट यानी कि पहली शर्त होती है, आप एक तरीके से ये लगा लो। ठीक है, पहली कंडीशन होती है किस चीज के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। और यहाँ पर हम सीख रहे हैं भाषा को, तो भाषा सीखने के लिए भी सबसे पहले आप मोटिवेटेड यहाँ पर होने चाहिए है। अगर आपके अंदर अभी प्रेरणा नहीं है, अगर आप प्रेरित नहीं है, तो फिर आप किसी भी चीज को नहीं सीख पाएंगे, चाहे भाषा हो चाहे आपका कुछ भी चीज हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका प्री रिक्विजिट है, या फिर कह सकते हो कि आप ये हाईवे होता है। ठीक है, हाईवे होता है एक तरीके से लर्निंग के लिए। जैसे गाड़ियां स्मूथ, एक जो अच्छा हाईवे होता है उस पर स्मूथली चलती है, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी एरर के। ऐसे अगर मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो आपकी लर्निंग भी स्मूथली चलती रहेगी। तो ये हम सीडीपी में भी ऑलरेडी पढ़ करके आ रखे हैं। ठीक है, तो मोटिवेटेड बच्चा होना चाहिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए। साथ ही इंटरेस्ट, रुचि की अगर बात करूं तो जो भी आप रिसोर्सेज यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप जो सामग्री आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी में भी लिखूंगी इसको। ठीक है, बस थोड़ा सा ये देख लेना मैं गलत ना लिख दूं, वो थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, आई थिंक मैंने इसे गलत ही लिखा है। तो सामग्रियां जो है, रिसोर्सेज जो है, जो भी आप टेक्स्ट बुक यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप पाठ्य पुस्तक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए करेंगे, बच्चे की रुचियों को देखते हुए करेंगे। भाई उनका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज में है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके लिए टीचर क्या कर सकता है, जो क्लासरूम में जो भाषा शिक्षण हो रहा है, जो लैंग्वेज टीचिंग हो रहा है, तो क्लासरूम में टीचर किसका इस्तेमाल कर सकता है भाई, चार्ट का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और आप कह सकते हो पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड की हेल्प से टीचर जो है अच्छे से बच्चे को समझा सकता है। ओके, मॉडल्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें होती हैं, ये सारी ऐसे मेथड्स आप यहाँ पर लगा करके चल सकते हो। ठीक है, ऐसे आप जो है एड्स यहाँ पर लगा करके चल सकते हो, जिससे आपकी जो लर्निंग है लैंग्वेज को लेकर के, भाषा शिक्षण को लेकर के, वो काफी इफेक्टिव भी बनेगी और बच्चे को इंटरेस्ट भी यहाँ पर क्रिएट होगा। तो पहला जो आपका प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि बच्चे के अंदर आपको मोटिवेशन लाना है। सबसे पहले बच्चा मोटिवेटेड हो भाषा सीखने के लिए। दूसरा, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें चलनी है। जो भी आप टेक्स्ट बुक वगैरह लाएंगे, जो कुछ भी तरीके आप अपना रहे हो, उसके इंटरेस्ट को जगाए, ना कि वो बोर हो जाए उस चीज से, तो फिर वो भाषा यहाँ पर नहीं सीखेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल आ जाता है वो आ जाता है क्रिएटिविटी का, क्रियाशीलता का। क्रिएटिविटी जब भी हम यहाँ पर
लिखते हैं, तो क्रिएटिविटी मतलब अगर कोई भी बच्चा क्रिएटिव है दैट मीन्स वो क्या है, टोटली एक्टिव है। एक्टिव मतलब सक्रिय है, ठीक है। और सक्रिय का मतलब क्या हो जाता है, जब बच्चा खुद से करता है, ठीक है, अपने खुद से सारी चीजों को कर रहा है। अब यहाँ पर वो चीज तो है नहीं कि भाई लिख के देखेगा, भाषा है तो वैसी बात है, अगर वो एक्टिव है तो उसको बोलने की भी आपको आजादी देनी है, उसको लिखने की भी आपको आजादी देनी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की भी आजादी आपको देनी है, उसको क्रिएटिव बनाना है। उसको सिर्फ क्लासरूम में पैसिव नहीं रख सकते हैं कि क्लासरूम में टीचर आया कि भाई ABCD ये होती है, दिस इज एप्पल, दिस इज कार, और वो सुन के चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। सो वो यहाँ पर नहीं, चीजें वो सही रहती है। क्रिएटिव का क्या मतलब है, बच्चा यहाँ पर एक्टिव रहेगा। ओके, तो क्लास जो भी चीजें हैं आप उसको आप जो है अभ्यास करवा सकते हैं बच्चे से, ठीक है, अभ्यास करवा सकते हैं। जो आपके लेसन्स वगैरह होते हैं ना, मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जो भी आपके लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है वो आप बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर जितने भी आपके जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी आपकी गतिविधियां होती हैं, उनमें बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो वो बोलेगा भी चीजों को लेकर के, और बोलेगा तो क्या, भाषा ही आपके बच्चे की कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, ठीक है। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल में हो रहे हैं उसमें बच्चे को ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करवाया जाए तो क्या रहेगा, इससे बच्चा एक्टिव रहेगा, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर आएगी। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और बहुत इजी भी आपके लिए हो जाएगा, दैट मीन इमिटेशन। और इमिटेशन के बारे में हम बहुत बार CDP में जो है ऑलरेडी पढ़ करके आए हुए हैं। इमिटेशन का क्या मतलब होता है कि आप सेम टू सेम डिट्टो किसी को कॉपी कर रहे हो, आप नकल कर रहे हो, आप अनुकरण कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी भाषा को पढ़ने की बात होगी, भाषा को पढ़ने की पढ़ाने की बात होगी, तो इमिटेशन जब बच्चा करेगा तो किसका करेगा, इमिटेशन टीचर का करेगा, ठीक है। क्लासरूम के अंदर टीचर को देख करके इमिटेट करेगा, घर पे अगर कर रहा है तो पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को देख करके यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, इमिटेट करेगा। तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए कि आप जो है एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर करें, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि एक सही उच्चारण यहाँ पर होना बहुत जरूरी है भाषा का। अगर यहाँ पर जिनको देख करके बच्चा सीख रहा है, अगर वही गलत बोलेंगे, वही अगर एरर के साथ बोलेंगे, अगर वही त्रुटियां करेंगे, तो यहाँ पर बच्चा भी गलत ही प्रोनाउंसिएशन बोलेगा, गलत ही बच्चा बोलना सीखेगा। बच्चे की जो भाषा उसमें त्रुटियां आपको देखने को मिलेगी, एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इमिटेशन तभी आपका बच्चे के लिए ठीक रहेगा जब जिसको वो इमिटेट कर रहा है, जिसकी वो नकल कर रहा है, जिसको वो अनुकरण कर रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट करे सारी चीजों को, ठीक है। तो ये जो मैं आपको लिख रही हूँ ना, वो इंग्लिश में ऐसे प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलेगा, हिंदी में आपको उच्चारण लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए लिख रही हूँ मैं। CDP में हम ऐसे नहीं करते थे बिकॉज उसमें फर्क नहीं पड़ता था, बट यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर के चलना है। तो इमिटेशन हो गया आपका। नेक्स्ट है हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, आदत निर्माण। यानी कि जब भी आप भाषा को यहाँ पर कर रहे हो, जब भी आप लैंग्वेज को यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो लैंग्वेज और भाषा जो है आप तभी उस चीज को सीख पाएंगे जब आप उसको अपनी आदत में लाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो मदर टंग थी, भाई जो मदर टंग थी, मातृभाषा थी, मातृभाषा, उसके लिए आप किसी स्कूल में जाने की आपको जरूरत नहीं होती है। उसके लिए आपको अपने अनकॉन्शियसली जो है सारी चीजों को आपने सीख लिया था, अचेतन रूप से। आपने कुछ भी इतना ज्यादा उस पर जोर नहीं लगाया, आपने बस सुना, उस चीजों को जो है बोलना सीख लिया। लेकिन जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, अब ये आपको मैंने बता दिया था भाई टारगेट लैंग्वेज क्या होती है। टारगेट लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये आपकी कौन सी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है जिसको आप स्कूल में पढ़ रहे हो, यानी कि वो लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग से अलावा है, जिसके लिए आप स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर रहे हो, वो आपकी क्या है, आपकी जैसे हमारी क्या है, इंग्लिश हो जाएगी, है ना, क्योंकि मातृभाषा हमारी क्या है, हिंदी है, ठीक है, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो इंग्लिश के लिए हम अपने घरों में इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उसके लिए हमने स्कूल में सारी चीजों को सीखा है। तो हमारे लिए जो इंग्लिश है वो क्या हो जाएगी, टारगेट लैंग्वेज हो जाएगी, हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगी, सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी हमारी लिए, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी। और फर्स्ट लैंग्वेज आपके कौन से हो जाते हैं, जो आप अपने घर परिवार में भाषा बोलते हो वो हो जाते हैं, ठीक है। तो टारगेट लैंग्वेज के लिए आपको कॉन्सियसली जो है चीजों को सीखना पड़ता है, चेतन रूप से आपको बिल्कुल ही जागरूक रहते हुए, बहुत ही इफर्ट्स डालते हुए इन चीजों को सीखना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी हैबिट में आना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? बना रही हूँ, थोड़ी देर में मैं ये छोटी सी रिकॉर्डिंग रह रही है वो कर लूँ, है, चलो आप बैठो थोड़ी देर, मैं भी बना रही हूँ, दोबारा डिस्टर्ब मत करना, ओके।
तो आपकी आदत में वो चीजें होनी चाहिए। आप उस चीज, आप जब भी भाषा सीख रहे हो तो आपके प्रैक्टिस में वो हो, आप उसको बोलने की कोशिश करें, तभी आपकी भाषा जो है वो डेवलप होगी। बच्चे को जो भाषा वो तभी आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिस की। वही सेम बात है जो हमने अभी यहाँ पर करी है। ठीक है, भाषा के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं, तो जब भी हम इंग्लिश को अगर बोलने की बात आती है तो इसके लिए आपको रूल्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कॉन्टेक्ट में हो, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, अगर वो प्रॉपर इंग्लिश बोलता है, तो बहुत ही कम समय में और धीरे धीरे आप ना इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप उस चीज के बिल्कुल संपर्क में हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रूल्स वगैरह पढ़ लिए, भाई यहाँ पर आपका जो है आपका वर्ब आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, आपको इसके लिए क्या करना होता है, आपको इसके लिए बोलने की जरूरत होगी। ठीक है, स्पीकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बोलने की आपको काफी ज्यादा जरूरत होती है। जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लैंग्वेज को बोल पाएंगे, आप भाषा को जो है सीख पाएंगे। ऐसा कहते हैं ना कि आप मिरर को देख करके बोलने की कोशिश करो, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो सके। ठीक है, तो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इंग्लिश लैंग्वेज इतना डिफिकल्ट नहीं होता है बोलना, अगर आप रूबरू हो उस चीज से, अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप डेली अगर 20 से 30 सेंटेंस भी अगर आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लैंग्वेज जो है आसानी से सीख सकते हो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है जब भी लैंग्वेज टीचिंग की बात आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओरल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ, इन सबके सामने प्रिंसिपल लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ऐसे। सो प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच यानी कि मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत है। ओरल अप्रोच का मतलब क्या है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसे बोलना आना चाहिए। ठीक है, जो स्पीकिंग है, हमारा बोलना है, वो प्रिसीड करता है। ठीक है, प्रिसीड, प्रिसीड का मतलब होता है पहले। ठीक है, स्पीकिंग जो है पहले आएगी, किससे, आपकी रीडिंग से, आपकी रीडिंग से और आपकी राइटिंग से। ठीक है, जो आपका पढ़ना है और जो लिखना है, इससे पहले आपका क्या हो जाना चाहिए है, बोलना हो जाना चाहिए है। यही आपका क्या है, ओरल अप्रोच है। ठीक है, और वो हम अपना जो क्रम है LSRW, वो भी हम इसमें करते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, देन हम क्या करते हैं, हम लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो जो बोलना है आपका वो सबसे पहले आना चाहिए, किससे, रीडिंग से और राइटिंग से। ठीक है, तो ये आपका जो भाषा है उसको क्या करता है, फास्ट करता है आपकी भाषा को। ठीक है, फास्ट करता है, या फिर आप कह सकते हो क्विकली आप किसी भी चीज को लर्न कर सकते हो, आप भाषा को लर्न कर सकते हो, तेजी के साथ आप भाषा को यहाँ पर सीख सकते हो। ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर होता है, इस चीज को आपको फॉलो करना होता है, ये ओरल अप्रोच है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अब ये नेचुरल ऑर्डर क्या है, वही ऑर्डर है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम LSRW को करते हैं। ठीक है, LSRW जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया है कि जब भी आप भाषा को सीखेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए है, सबसे पहला ऑर्डर आपका लिसनिंग होना चाहिए, देन आपका स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो आपका ऑर्डर है भाषा कौशल को डेवलप करने का, लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने का, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है जब भी आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर बच्चे के सामने पढ़ा रहे हैं, जब भी बच्चे यहाँ पर भाषा को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मदर टंग, यूजिंग मदर टंग, प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग मदर टंग। देखो, जब भी हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो स्कूल में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आपके सामने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो टीचर क्या बताता है, जैसे मान लो भी टीचर ऐसे लिख देता है, दिस इज एन एप्पल, ऐसे लिख देता है ना टीचर, तो वो बताता है भाई दिस का मतलब क्या होता है, यह होता है, इसका मतलब है होता है, एप्पल का मतलब सेब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप भाषा को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप दूसरी भाषा बच्चे के सामने कर रहे हो, तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, मातृभाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हो। बच्चों को आप थोड़ा कन्वर्जन करके बताते हो, क्योंकि वो क्या है, उस चीज को पहले सीख करके आए हुए होते हैं। तो जब वो रिलेट कर पाएंगे पहले से चीजें, सीखी हुई चीजों से, और जब वो बाद में चीजें सीख रहे हैं, जब दोनों के बीच में रिलेट कर पाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली उनके सामने खड़े हो जाओगे, दिस इज एन एप्पल, आपने कोई भी उसको बताया नहीं भी दिस का मतलब क्या है, एप्पल का मतलब क्या है, तो वो दिक्कत होगी उसको सीखने में, समझने में। ठीक है, तो हम भाषा को जब भी सिखाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा कन्वर्जन करके सिखाते हैं, और धीरे धीरे वो चीजें फिर छूटती चली जाती है, और फिर डायरेक्टली बच्चा जो है सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर सीख जाता है, टारगेट लैंग्वेज को सीख जाता है। तो मदर टंग का यहाँ पर इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एनईपी ये भी ये कहती है भाई बच्चे को कम से कम कक्षा 5 तक आपको मदर टंग में पढ़ाना है, ऐसा एनईपी भी यहाँ पर बोलती है। तो भाषा में भी हम क्या करते हैं, मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोरिलेशन विद लाइफ।
ठीक है। कोरिलेशन विद लाइफ का क्या मतलब है? जीवन समन्वय का सिद्धांत। यानी कि आप कोई भी चीज अगर आपके जीवन में हुई है, आपने कोई भी अगर प्रीवियसली अपने टाइम में अगर उसको एक्सपीरियंस किया और आगे अगर कोई भी चीज कर रहे हो उसको अगर आप रिलेट करते हुए चलते हैं तो आपकी लर्निंग थोड़ी ज्यादा अच्छे से होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे के सामने, अगर आप भाषा पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो आप कोशिश करिए आप ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए जो उसकी बच्चे की लाइफ से रिलेटेड हो, बच्चे की रियल लाइफ से, उसकी वास्तविक जिंदगी से अगर वो रिलेट करता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कोरिलेशन बना पाएगा, समन्वय बना पाएगा और चीजों को समझने में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो ये मतलब है किसका? कोरिलेशन विद लाइफ का। ठीक है, यानी कि उसकी वास्तविक जिंदगी से जुड़ते हुए आप ऐसे एग्जाम्पल दीजिए उसको, आप ऐसे रिसोर्सेज वहां पर प्रेजेंट करिए, उस तरीके से आप सिखाइए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम हर जगह ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज टीचिंग की जब भी बात आती है तो इंडिविजुअल डिफरेंस में जो है लैंग्वेज के टर्म में भी बच्चों के अंदर आपको इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, हर बच्चे का जो लैंग्वेज सीखने का जो तरीका है वो अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा फास्ट सीख लेता है, कोई बच्चा बहुत धीरे सीख लेता है। तो एक टीचर को चाहिए वो हर तरीके से हर बच्चे के अकॉर्डिंग अपने जो स्ट्रैटेजीज है, जो अपने मल्टीपल अप्रोच है वो यहाँ पर बच्चे के लिए रख पाए, ताकि इंडिविजुअल डिफरेंस को भी यहाँ पर वो कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाए, तो भाषा को सिखाने के संदर्भ में। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू लैंग्वेज, वही है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि भाषा के संपर्क में आप इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे को तभी तो सिखा पाएंगे जब आप उसके सामने वो भाषा रखेंगे, जब आप उसके सामने उस भाषा को एक्सपोज करेंगे, उसके संपर्क में वो भाषा ही नहीं है तो वो नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो भाषा को सबसे पहले उसके संपर्क में लाना बहुत जरूरी है, उसके बाद वो धीरे धीरे चीजों को सीखना स्टार्ट कर देता है। लास्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित यहाँ पर है। अब ये क्या है? ये बहुत ही आसान है, इसमें इतना कुछ भी खास नहीं है। हम पूरे जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ते हैं, सारी चीजें बच्चे को केंद्र में रख करके करते हैं, बच्चा बिल्कुल केंद्र में होता है, टीचर का अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, टीचर पढ़ाने के लिए भी बच्चे को आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी लैंग्वेज को पढ़ाने की बात होगी तो ऐसा नहीं है कि टीचर क्लासरूम में आया, उसने बता दिया भाई ये इंग्लिश में आपको ये चैप्टर पढ़ना, उसने पढ़ाया और बच्चे ने बस सुन लिया और चला गया। बच्चे को दिमाग में भी वो चीज जाननी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। जब भी लैंग्वेज टीचिंग की बात आएगी तो भाषा अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे को केंद्र में रख करके पढ़ाएगा, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर अपना अप्रोच आप चेंज करिए, अपने मेथड्स को आप जो है चेंज करिए, अपनी स्ट्रैटेजी में आपको बदलाव लाना है। ठीक है, सो ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को केंद्र में रखते हुए हम यहाँ पर भाषा को सिखाएंगे। सो ये 12 प्रिंसिपल्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट पेडागोजी जो है करके दूंगी, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों को कवर करेगा। ठीक है जी, सो सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर कंप्लीट सीडीपी को डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट सीडीपी विद एमसीक्यूज डिस्कस कर रखा है। हमारे पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पर चली हुई है। संडे को मॉक टेस्ट में आपके लिए लेकर के आती हूँ कंप्लीट 90 मार्क्स का, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर रीट के लिए भी और सीटेट के लिए भी। तो आप जिस भी सब्जेक्ट जिस भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस चीज को प्लीज जरूर देखें। साथ ही इंग्लिश के ग्रामर, हिंदी की जो ग्रामर है वो मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस कर रखी है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। कुछ क्लासेस मैंने मैथमेटिक्स की भी ली हुई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।